जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपको ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे जो क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर 6 जिसमें से यह लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का क्लास 6 का। इसके बाद 7 का देखेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको, जिसमें से यह लास्ट चैप्टर बता किस लिए रहा है। यह हमारा देश भारत के बारे में बताता है। हमारे देश भारत के बारे में इस चैप्टर में पूरी जानकारियां दी गई है। इसमें आइए हम समझते हैं, एकदम सरल भाषा में समझेंगे क्या है, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। ये भौतिक विभाजन। अब हम समझते हैं भौतिक विभाजन के बारे में। भौतिक विभाजन समझने से पहले इसका मैप समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैप से अगर हम समझते हैं तो याद रहती है, बहुत समय तक याद रहती है। ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें मैप से समझाने में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एकदम घुस जाती है। तो आइए हम समझते हैं भौतिक विभाजन के बारे में। ये भारत का उत्तर से और दक्षिण, पूरब से पश्चिम, इसकी लंबाई के बारे में देखते हैं हम। पूरब से उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3200 किलोमीटर मानी गई है। एनसीईआरटी में यह 3200 किलोमीटर दी गई है, मगर और किताबों में यह 3214 किलोमीटर दी गई है। 3214 किलोमीटर और जगह दी गई है, 14 दी गई है। मगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी का डाटा यही कहता है 3200 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई की गई है। यही पूरब से लेके पश्चिम तक लंबाई, पूरब से पश्चिम तक लंबाई इसको 2900 किलोमीटर मानी गई है। 2900 किलोमीटर मानी गई है। मतलब पूरब से पश्चिम तक 2900 किलोमीटर। यह 2933 किलोमीटर कुछ किताबों में दी गई है, कुछ अपवाद है, मगर यह किताब के अनुसार जो दिया है एनसीईआरटी में वही आप समझ के चलिए एनसीईआरटी के, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन अपने स्तर पर उठा लेता है। तो ये 2900 किलोमीटर दी गई है, समझ में आया। पूरब से पश्चिम तक 2900 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक यह 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत की दी गई है। अब इसका भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में समझते हैं। वैसे तो हम लोग अक्षांशीय विस्तार के बारे में खाली याद रहता है कि उत्तर से दक्षिण तक इतना अक्षांश है, फैला हुआ है, इतना है, मगर कुछ समझ के अगर चलेंगे तब हम इसको काफी समय तक हम याद कर सकते हैं। आइए हम उसी को समझाते हैं हम आपको। जैसे एक ग्लोब बना लेते हैं, पृथ्वी का गोला। अब ये गोला जब बना लिए तब इसमें क्या हुआ, ये हुआ अक्षांश रेखा हो गई। ये अक्षांश रेखा हो गई, 0 डिग्री देशांतर हो गई। अब हम समझते हैं इसमें कि यहां से एक रेखा हो जाती है, यहां से मान लीजिए हो जाती है, और यहां से हो जाती है। अब हम अपना क्या देखते हैं, भारत के बारे में समझते हैं। अब हमारा भारत मान लीजिए भारत यहां से चलो ठीक है, यहां से यहां तक ऐसे करके ये भारत बन गया। मान लीजिए एक मैप बना दे रहे हैं छोटा सा जानकारी के लिए बस। अब यहां से यहां तक का विस्तार, ये क्या कह रहा है, अक्षांशीय उत्तर, यानी उत्तर, क्योंकि भारत हमारा उत्तर में है, इसलिए हम इसको उत्तर ही उत्तर लिखना पड़ेगा। क्योंकि यहां से ये जो रेखा जो यहां से गई है, यह कितना दी गई है, यहां से हमारा भारत कहां से देखा गया है, यहां से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। अब यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से शुरू हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट, ये उत्तर। ये यहां से कह रहा है कि नीचे से, उत्तर से। अब यहां से शुरू होकर यहां तक के, मतलब कह रहा है यहां से यहां तक 37 डिग्री, 37, ये भी उत्तर ही लिखा जाएगा, ये उत्तर ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसका अक्षांशीय विस्तार कहता है उत्तर से उत्तर, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये हो गया। अब ये इसका यानी उत्तर से
उत्तर से दक्षिण का विस्तार हम देख लिए। एक हिसाब से कह रहे हैं यहाँ, इसके हिसाब से कह रहे हैं, क्योंकि उसकी जब हम देखेंगे भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए उत्तर पे उत्तर लिखा जाएगा। ठीक है, अब इतना ध्यान देना। अब यहां से इसका विस्तार मालूम हो गया, अब उत्तर से दक्षिण का विस्तार मालूम हो गया। अब हम इसे देशांतरी विस्तार के बारे में समझते हैं। देशांतर, मान लीजिए ये रेखा भारत के छू कर जाती है। ये रेखा मान लीजिए ये है, ये देशांतर रेखाएं हो जाती है कि ये भारत से ये होके गुजर देती है, ये होके गुजरती है। ठीक है, अब ये हम समझते हैं कि इधर की रेखाएं हमें, इधर से रेखाएं कितना दे रहे हैं, ये दे रहा है 68। देखिए हम इसके खींचेंगे। अब यहां हम लिखने में थोड़ा संभव नहीं है, इसलिए खींच के मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसमें कितना दिया है 68, 7। ये पूर्व, ये क्या लिखा जाएगा, पूर्व, ये पूर्व लिखा जाएगा क्योंकि पूर्व में है। ठीक है, पूर्व में है, तो इसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। ओके, बाद ये इधर से यहां से रेखाएं मिलती है ना, ये यहां से अब इसका विस्तार, यहां का विस्तार कितना दिया है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। क्योंकि हम सबसे ज्यादा यही ध्यान देंगे, हमारा जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है। अब यहां से यहां तक की ये था 8 डिग्री 4 मिनट, और फिर उत्तरी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। अब यहां देख, पूर्व से पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। यह भारत का विस्तार है। इसको आप अच्छा से समझेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि जब हम रटते हैं ना तो जानकारियां हमें खाली रटी रटाई रहती है, समझ में नहीं आता कहां से क्या। अब आप इसको समझ लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, जान लीजिए 100%। कोई अगर बता देगा अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार क्या है भारत का, आप तुरंत बता देंगे। अक्षांश का मतलब ये होता है, देशांतर का मतलब रेखाएं ये होती है। अक्षांश रेखाएं ये होती है, देशांतर रेखाएं ये होती है। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, अब हम समझते हैं, ये अक्षांशीय विस्तार के बारे में हो गया। अब हम समझते हैं भारत से रेखाएं कितने देश गुजरते हैं, कहां हैं, इनके बारे में समझते हैं। मान लीजिए ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान का थोड़ा सा इलाका यह लगा हुआ है, बस थोड़ा सा। उसके बाद हम आ जाते हैं चीन का ये जो जगह है, ये पूरी चीन बहुत बड़ा बॉर्डर मिलाता है इंडिया के साथ, बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है चीन थोड़ा सा नेपाल का भी, ये नेपाल की सीमा भी लगी हुई है। यहां से मान लीजिए यहां से नेपाल की भी सीमा लगी हो। भूटान, ये भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। क्योंकि देखो कितने सीमाएं, 1 2 3 4 5 6 7 देशों की सीमा हमारे भारत से लगी हुई है। समझ में आया कहां कहां कौन है, ये हो गया आपको। अब आइए, अब हम इसमें समझते हैं। ठीक है, भारत की भौगोलिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह। उत्तर में हिमालय, बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये बृहद हिमालय जो है, ये है बहुत बड़ा हिमालय है, विशाल है। यह कहते हैं कि यहाँ बहुत विश्व की सबसे ऊंची चोटी बृहद हिमालय में पाई जाती है। जो यह माउंट एवरेस्ट भी वहां पे है, वो माउंट एवरेस्ट जो लगभग 8,848 किलोमीटर पे ऊंचाई पे मतलब पाया जाता है। ये माउंट एवरेस्ट जो बृहद हिमालय का एक हिस्सा है, बृहद हिमालय का एक हिस्सा है।
माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब ये हम समझते हैं मध्य मध्य हिमालय के बारे में जानकारी रखते हैं। ये वाले पेन से समझ में आएगा। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय या हिमालय कहते हैं इन्हें, मध्य हिमालय या हिमालय कहते हैं इन्हें। इनके बारे में समझते हैं। मध्य हिमालय का, हिमालय जो है ये इसका क्षेत्र लगभग अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और हिमाचल प्रदेश, ये सब क्षेत्रों में मतलब ये इनका क्षेत्र पाया जाता है। ये मध्य हिमालय का क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये नेपाल कुछ हिस्से पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे कुछ हिस्से पाए जाते हैं। ये मध्य हिमालय जो ये मध्य हिमालय यहाँ पे है, ठीक है। बृहद हिमालय ये हुआ, बृहद हिमालय हो जाएगा। ये इसमें माउंट एवरेस्ट भी पाया जाता है, माउंट एवरेस्ट यहीं पे पाया जाता है। और मध्य हिमालय कहाँ कहाँ पाया जाता है? मध्य हिमालय का क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, कुछ जगह नेपाल का भी है। ये 3 जगह इस यहाँ पे पाया जाए, मध्य हिमालय में पाया जाते हैं। शिवालिक हिमालय के बारे में बताया गया है। शिवालिक हिमालय सबसे नीचे स्थित है, सबसे नीचे स्थित है। जो शिवालिक हिमालय है यह उत्तर भारत के क्षेत्रों में कुछ फैले हुए हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और क्षेत्रों में ये फैले हुए हैं, जैसे पहाड़ी इलाका है। जो ये शिवालिक हिमालय जो होते हैं, सबसे निचले वाले हिमालय को कहा जाता है। क्योंकि शिवालिक हिमालय मान लीजिए यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसमें समझते हैं यहाँ से ये क्या है? शिवालिक हिमालय को बारे में बताया गया है। ये सबसे नीचे वाली हिमालय है और ये जो है मध्य की हिमालय है, बृहद हिमालय, ये सबसे बड़ी हिमालय है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसे कहा जाता है, जो 8,848 किलोमीटर नहीं मीटर में इसे नापा गया है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है बृहद हिमालय के बारे में। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण भाग ये होता है ना, दक्षिणा भाग में ये होता है, क्योंकि हिमालय के दक्षिण में, हिमालय यहां से यहां तक पूरा फैला हुआ है। यही कह रहा है कि यह उत्तर में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल, ये मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यहाँ सबसे क्या लिखा है? ये मैदान समतल, ये मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु यहाँ से बहती है, मतलब यहाँ से बहती हैं। यह मतलब उत्तर के बारे में कह रहा है, भारत के उत्तरी क्षेत्र के बारे में कह रहा है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी बहती हैं। यह उपजाऊ इतने मतलब कह सकते हैं कि हम इतने उपजाऊ यहाँ पे क्षेत्र हैं जो अन्न के लिए बहुत उपजाऊ हैं, क्योंकि यहाँ पे आबादी इसीलिए बहुत आबादी, घनी आबादी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ का जो गंगा जी का क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्रा का क्षेत्र है, यहाँ से उपजाऊ क्या कहते हैं कि मतलब बाढ़ में नदियां अपना अपना मिट्टी लेके आती हैं, मतलब मिट्टी लेके आते हैं जो उपजाऊ बनाती हैं उस क्षेत्र को। इसीलिए कह रहा है कि यह क्षेत्र मैदानी, समतल, एकदम मैदानी है, समतल मैदानी क्षेत्र है। जो यह गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये नदियां जो कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं ये नदियां। ये तीनों नदियां बहती हैं। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। ये पूर्व हो गया, ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम। इस जगह कह रहा है कि भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है, जिसमें थार मरुस्थल यहीं पर होता है। यह राजस्थान का एरिया होता है। जो थार मरुस्थल होता है यह राजस्थान का एरिया कहा जा सकता है। इस जगह जो है तापमान बहुत अधिक होता है। दिन में तापमान बहुत अधिक होता है, रात में तापमान बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे सरवाइव करने के लिए वहाँ जैसे मान लीजिए कि हम कह सकते हैं कि सामान को ले आने जाने या वहाँ रहने के लिए एक काफी लोग मतलब ऊंट होते हैं, ये सब के लिए काफी सरवाइव करने के लिए वो काफी संघर्ष करते हैं वहां पर।
वहां पर संघर्ष करते हैं, क्योंकि वहां का तापमान दिन में लगभग यह चला जाता है 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जैसे मई जून के दोपहर में होता है। तो ये शाम के टाइम जो तापमान होता है बहुत कम हो जाता है। इसलिए कम हो जाता है क्योंकि वहां पे जब बालू का रेत है, बालू का टीला है, वहां पर जब आसमान की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो बालू जो होता है, वो रेत जो होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है, इसीलिए वहां काफी गर्मी हो जाती है दिन के समय। और रात के समय जब वो मतलब तापमान गिरता है तब वहां पर काफी ठंड हो जाती है, क्योंकि बालू जो होती है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, वो सॉरी ठंडा हो जाती है, ठंडा हो जाती है, इसीलिए वहां तापमान बहुत कम हो जाता है रात के समय। शाम दोपहर में तापमान बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र बता रहा है। भारत के पश्चिम भाग में मरुस्थल, ये महामरुस्थल जो ये कहाँ है, राजस्थान में है, राजस्थान में है। उत्तरी मैदान के क्या कहता है, उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मैदान के दक्षिण में इस क्षेत्र की बात कर रहा है, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, धरातल काफी ऊंचा नीचा है। मतलब कह रहा है उत्तरी मैदान के दक्षिण में, उत्तरी मैदान के दक्षिण में ये वाले भाग को कह रहा है, ये वाले भाग को कह रहा है, ये वाले भाग को, कि यहां पर प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति में इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है, ये इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है, धरातल काफी ऊंचा नीचा है। ऊंचा नीचा का मतलब ये समझते हैं कि जब यहाँ का पहाड़ जो है, जब कहीं ऊबड़ है, कहीं खाबड़ है, ऊपर नीचे है, क्योंकि कह सकते हैं कि जब ज्वालामुखी से यह निर्माण हुआ है, जब ये निर्माण हो रहा था तो कहीं ऊपर कहीं नीचे हो गया था किसी कारणवश। तो यही कह रहा है, इसका क्या है, आकृति जो है त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार है। इसके इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसके इसके क्या है, उत्तर में उत्तर पश्चिम में इस क्षेत्र में कह रहा है, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये बिंद एवं सतलुज भी एक महत्वपूर्ण है। इन्हें कह सकते हैं बिंद और सतलुज भी एक महत्वपूर्ण है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा, तापी नदियां बहती हैं। कहते हैं बिंद एवं सतलुज भी एक महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो इनसे नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। इससे होकर, इसके दर्रे से होकर तापी और नर्मदा नदी बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। कौन सी? नर्मदा। नर्मदा कह सकते हैं, नर्मदा, तापी, ये कहां, पश्चिम की तरफ बहने वाली है। पश्चिम की तरफ बहने वाली ये नदियां हैं, ये दो नदियां हैं, नर्मदा और तापी। अब ये समझते हैं, नर्मदा और तापी हो गया। अब ये समझते हैं पश्चिम में पश्चिमी घाट, पश्चिम में क्या कह रहा है, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट। यानी पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट। क्या कह रहा है, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट। ये दोनों घाट के बारे में बता रहा है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान है, एक समान है। मतलब इसका विस्तार जो है एक समान है, इसका क्या है, असमान है। ये पूर्वी घाट हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट हो जाएगा, पूर्वी घाट हो जाएगा। पूर्वी घाट इसका इसका क्या क्या कह रहा है, पश्चिमी घाट का एक विस्तार, क्या कह रहा है, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान है, पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान है, वही पूर्वी घाट की बीच बीच में टूटा फूटा तथा असमान है। इन पठारों से कोयला, लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस क्षेत्रों से, क्या कह रहा है, इस क्षेत्रों से ये पठार जो है, यहाँ का समतल पठार है, यहाँ का जो होता है घाट है, ये जो कह सकते हैं टूटा फूटा है, कहीं पहाड़ी खत्म हो गई है, पहाड़ी समतल हो गया, तो कहीं पहाड़ी उठ गई है, मतलब एक कह सकते हैं कि टूटा फूटा है। यहां से हमें कोयला, लोहा, अनेक वस्तुएं जो मिलती हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं, वह यहां से पूर्वी घाट से मिलते हैं, हमें पूर्वी घाट से मिलते हैं। ये कह रहा है ना, वही पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों से कोयला एवं लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, ये सब प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अब ये आइए हम समझते हैं, इन चौथा नंबर पे इसके बारे में समझते हैं हम। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप समूह, क्या है, लक्षद्वीप, 2 जगह लिखे, लक्षद्वीप समूह के बारे में दिया गया है। ये भारत में 2 द्वीप समूह है जो लक्षद्वीप समूह है। यह लक्षद्वीप जो है, एक मिटाना पड़ेगा, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह के बारे में बताया गया है। 2 लक्षद्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप ये है, लक्षद्वीप जो है यह भारत का एक हिस्सा है जो एक टापू में बसा हुआ है। ये अरब सागर में बसा हुआ है, यह अरब सागर में बसा हुआ है, अरब सागर में बसा हुआ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप एक कह सकते हैं कि, हम कह सकते हैं कि एक टापू पे बसा हुआ है, ये भारत का एक हिस्सा है। जब हम यहाँ लोग जाते हैं घूमने के लिए लक्षद्वीप, यहाँ मतलब कह सकते हैं कि यहाँ की भौगोलिक क्षेत्र काफ़ी अच्छी है। वहाँ पे मतलब आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ की जलधाराएं, वहाँ की रहन सहन, वहाँ के मतलब जीव जंतु को, मतलब कुछ अद्भुत, मतलब कह सकते हैं कि देखने आकर्षक के लिए, देखने के लिए लक्षद्वीप जा सकते हैं आप। ये भारत का एक हिस्सा है जो टापू पे बसा हुआ है, एक टापू पे बसा हुआ है। और यही अरब सागर में प्रवाल द्वीप भी यहीं पे पाया जाता है। प्रवाल द्वीप जो इसके बगल में ही है, प्रवाल द्वीप, यह दिया है केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप। मतलब यहां से कह सकते हैं केरल के कुछ दूर पर यह प्रवाल द्वीप है, यहां पे बसा हुआ है प्रवाल द्वीप। ये अरब सागर के पास में है। ये बंगाल की खाड़ी के बारे में समझते हैं। इसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशाओं में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मतलब कह सकते हैं हम, अंडमान निकोबार जो है यह बंगाल के पूर्व में, बंगाल की खाड़ी यहाँ से है। हमारा भारत किस तरफ से घिरा हुआ है? पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, ऊपर क्या है? हिमालय है। हिमालय की कितनी चोटियां, कितने श्रृंखलाएं हैं? बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, 3 हिमालय होते हैं। बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये दोनों जो हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, कुछ दूर पे बसे हुए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये दोनों को एक ही में माना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मान लिया जाता है, क्योंकि कह सकते हैं हम इसको, मान लीजिए कि ये वाले भाग हो गया, अब ये अंडमान हो जाए या निकोबार हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है।
अब इसको हम आप समझ सकें। अब आइए हम फिर से एक बार रिक्वेल कर देते हैं कि आपको समझ में आए, थोड़ा फिर से विस्तार से बता देते हैं जल्दी जल्दी करके। देखिए ये जो दिया हुआ है इसकी लंबाई के बारे में हम जान चुके हैं कि लंबाई क्या है, उत्तर से दक्षिण के बीच 3200 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम लेकर इसे कितना है 2900 किलोमीटर मानी गई है। इस भारत की लंबाई जो लंबाई चौड़ाई कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है इसके बारे में दिया हुआ। अब यही इसका देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम समझे हैं। देशांतरी विस्तार और अक्षांशीय विस्तार के बारे में समझे हैं, जो 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व है, सॉरी उत्तर में है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में, पूर्व में 68 डिग्री 7 मिनट और फिर पूर्व में ये दिया हुआ 97 डिग्री 25 मिनट ये दिया है। अब ये समझते हैं हम कि इसमें जो दिया है कितने भारत से कितने लगे हुए देश हैं, कहाँ कहाँ लगे देश हैं। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। बंगाल की खाड़ी मतलब ये पूर्व में है, ये पश्चिम में है, ये दक्षिण में है। ठीक है, पूर्व में पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण हिंद महासागर है जो घेरा हुआ है चारों तरफ से भारत को। और ये हिमालय है, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। जो दिया है पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान है, जो पूर्वी घाट का विस्तार जो है टूटा फूटा है, यहाँ से कोयले लोहा प्रकार की अनेक वस्तुएं निकलती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में ये छोटा चैप्टर था, ये आपको बता दिए हैं। अब हम समझते हैं, अगले अध्याय में आ जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ाते हैं या इतिहास पढ़ाते हैं। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।